अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हैं पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे इसके नेम से है ज़ाहिर है कि ये पैरेलल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं जब एक ही रिएक्टेंट से दो डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट बन रही हैं। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं कि ये पैरेलल रिएक्शंस हैं। समटाइम हमारी जो मेजर प्रोडक्ट होती है उसके साथ साथ माइनर प्रोडक्ट भी बनी होती है जिन्हें हम साइड रिएक्शंस कह रहे होते हैं, तो वो सारे जो है वो पैरेलल रिएक्शन की टाइप में आ जाते हैं। तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। इसमें हम केस देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर वाला केस हो सकता है और सेकंड ऑर्डर वाला केस हो सकता है हमारे पास पैरेलल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, इन सच रिएक्शन द रिएक्टेंट गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट बाय फॉलोइंग टू और मोर पाथ। ठीक है कि एक तरह के रेक्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ओबे करें या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स ओबे करें, वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और साथ साथ एक एक पाथ फॉलो नहीं कर रहे होते, वो एक से ज़्यादा पाथ फॉलो कर लेते हैं। Relatively high yield of product is obtained in one of the reactions which is termed as the main or major reaction। ठीक है, मेजर रिएक्शन या मेन प्रोडक्ट की अमाउंट हमारे पास ज़्यादा होती है। हम इस तरह की कंडीशन अप्लाई करते हैं, इस तरह की टेम्परेचर और प्रेशर को एडजस्ट करते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन पे रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं ताकि हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो उसकी यील्ड ज़्यादा हो और जो साइड रिएक्शंस हैं उनकी यील्ड हमारे पास कम हो। दो अदर रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास साइड रिएक्शंस आ जाते हैं या साइड प्रोडक्ट बन रही होती है। The rate of major reaction can be altered by varying the reaction conditions such as temperature and pressure। कि हम कंडीशन को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि हमने हमारी जो मेजर प्रोडक्ट है हमने उसको उसकी ज़्यादा अमाउंट लेनी है, उसके लिए हम लोग क्या है कंडीशन चेंज कर सकते हैं। A variety of organic reactions proceed in this way. The reaction such as the reaction for the bromination of bromobenzene is one of them। कि हमारे पास क्या है ब्रोमोबेंजीन है, हम उसकी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इससे हमारे पास दो प्रोडक्ट बनती हैं। एक प्रोडक्ट क्या है कि आर्थो डाईब्रोमोबेंजीन होगी और दूसरी हमारे पास क्या है पैरा डाईब्रोमोबेंजीन बन सकती है। मीन के सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन लग रही है और साथ HBr प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास। तो ये दो प्रोडक्ट बन सकती हैं, आर्थो पोजीशन वाली भी और पैरा पोजीशन वाली भी, दोनों जो है प्रोडक्ट जो है वो बन सकती हैं, एक ही तरह के रिएक्टेंट्स हैं। इन दिस रिएक्शन the two product ortho-dibromobenzene and para-dibromobenzene are being formed from the same reactants। अब reactants हमारे पास क्या थे ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमीन थ्रू टू डिफरेंट पाथ के एक पाथ से हमारे पास आर्थो वाली डाइब्रोमोबेंजीन बनेगी और दूसरे से हमारे पास पैरा वाली बन रही है। Similarly, nitration of phenol using dilute nitric acid result in the formation of para-nitrophenol and ortho-nitrophenol through two different reaction paths। The parallel reactions can be categorized into two different types depending upon the order of reaction कि वो उनका order of reaction क्या है, first order है या second order reaction है, उसकी बेस पे इनको टू टाइप्स में जो है कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शन हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। फर्स्ट केस इज द फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शंस कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है। जैसे आपने सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देखे हैं सेम उसी तरह ही हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि दो रिएक्शंस पैरेलल जो है वो प्रोसीड आउट हो रहे हैं यहाँ पे। As the name indicates, the such parallel reaction follow the first order kinetics। Consider the following reaction कि हमारे पास कोई A reactant है वो कन्वर्ट हो रहा है B के अंदर एंड C के अंदर। ठीक है, अब दो डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे इसको दो डिफरेंट एरो से शो किया जा रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है K1 और दूसरे रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है हमारे पास K2। अब जैसा पीछे आप हम करते रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स आपने निकाली है, सिमिलर उसी तरह की काइनेटिक्स है। जस्ट क्या होगा वहां पे सिंपल एक कांस्टेंट यूज कर रहे थे और अब यहाँ आप जो है दो कांस्टेंट्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जब टाइम जीरो है हमारे पास तो ए की कंसंट्रेशन क्या है A मोल पर DM क्यूब और जो प्रोडक्ट होती है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास जीरो है।
ठीक है। तो ये बी की कंसंट्रेशन भी 0 है और इसी तरह सी की कंसंट्रेशन भी 0 है एट टाइम 0। अब जब टाइम हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक टाइम है जिसको हम कह रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू टी सेकेंड, देन हमारे पास b की कंसंट्रेशन है क्या है x, एंड सिमिलरली c की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है x, और a की रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी a माइनस x। और k1 एंड k2 जो है रेट कांस्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ b एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ c। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन विच द टू प्रोडक्ट b and c आर बीइंग फॉर्म फ्रॉम द रिएक्टेंट a through two different paths following the first order kinetics, where K1 and K2 are the rate constant for the first and second reaction respectively। ठीक है, एक रिएक्शन के लिए उसे K1 कर दिया और दूसरे रिएक्शन के लिए इसको K2 कर दिया। अब हम देखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B फ्रॉम A इज गिवन बाय, ठीक है, हमने देखना है कि B की का रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे है, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन A की है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B फ्रॉम A इज गिवन बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0, या फिर आप किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे ले रहे हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म कर रहे हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा आर बी इज इक्वल टू K1 A माइनस एक्स। ठीक है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट ऑर्डर के लिए K आता था, अब यहाँ पे जस्ट क्या हो गया K1 हो गया। इसी तरह हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B फ्रॉम A इज कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे A माइनस एक्स आ जाएगा, और इसके लिए जो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं हम वो K2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम है दोनों को, जस्ट हमारे पास K1 K2 यूज किया और सिंपल रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जस्ट यहाँ पे K यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन हमने जब अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, आर बी और आर सी को प्लस कर देंगे। ठीक है, द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेट्स ऑफ द टू रिएक्टेंट्स, कि यहाँ पे क्या बन जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू आर बी एंड आर सी। हम यहाँ पे आर बी और आर सी के ऊपर हमने वैल्यूज निकाली है, हम वो वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू K1 इंटू ए माइनस एक्स प्लस के टू ए माइनस एक्स। अब यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, a माइनस एक्स कॉमन है तो हम ये निकाल लेंगे a माइनस एक्स। अब रिमेनिंग क्या रह गया K1 प्लस K2। अगर आप याद करो तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन में सिर्फ K आता था, अब यहाँ पे K1 एंड K2 आ गया प्लस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि उसकी इंटीग्रेशन करनी है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल ये यहाँ पे a माइनस एक्स ही है। ठीक है, बाकी तो दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन अब करेंगे। ठीक है, अबव इक्वेशन हमारे पास क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शन की, पैरेलल रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप दो कांस्टेंट्स हैं K1 एंड K2 है। नेक्स्ट हम क्या करें, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स इन द अबव इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 ओवर a माइनस एक्स है, तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स। दूसरी टाइप तरफ हमारे पास इक्वेशन में K1 प्लस K2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये t के साथ जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है वो कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपल t और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब जब टाइम 0 है, x 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वैल्यू में इक्वेशन में पुट करें 5.98 के अंदर, टाइम 0 हो गया और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है x 0 हो गई है, तो रिमेनिंग हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू जिसे हम c कह रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या आ जाती है, माइनस लॉग नेचुरल a। वैल्यू पुट कर दें इसकी 5.98 के अंदर, तो ये माइनस में टर्म है। ठीक है, ये इस साइड पे कि K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाई टी माइनस लॉग नेचुरल a है, तो इक्वेशन में दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, प्लस में लॉग नेचुरल a बन जाएगा, और ये जो प्लस में टर्म होती है वो ऊपर आ जाती है और जो माइनस में टर्म होती है वो नीचे आ जाती है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स याद है तो यहाँ पे क्या था, KT इज इक्वल टू लॉग नेचुरल a ओवर a माइनस एक्स, यहाँ पे सिंपल क्या है K1 प्लस K2 आया है, क्योंकि यहाँ पैरेलल रिएक्शन, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शंस। हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये लॉग वाली टर्म जो है हमारे पास जो है वो y एक्सिस है, टाइम जो है हमारे पास x एक्सिस है, और इसके साथ जो स्लोप की वैल्यू है K1 प्लस K2 है। वहाँ पे सिंपल K आ रहा होता था, अब यहाँ पे दोनों कॉन्स्टेंट को कंबाइन कर रहे हैं हम बस। दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन
और ये जो log a over a minus x is dependent variable मीन y एक्सिस है और टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम प्लॉट करें तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या है, k1 प्लस k2 है और उसके यूनिट हमारे पास पर सेकेंड है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। सेम प्रोसेस कि हमने पहले भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकाली हुई है, यहाँ रिपीट हो रहा है। हमारे पास क्या इक्वेशन है, k1 प्लस k2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टाइम क्या होगा, हाफ लॉग ऑफ a और a माइनस x की वैल्यू क्या आ जाती है, अब a हाफ ऑफ a होता है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है पहले एलसीएम लोगे आप कि 2a माइनस 1a आएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास रह जाएगी a ओवर 2 और a जो है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है लॉग नेचुरल 2। अब जब हम लॉग नेचुरल 2 लेते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0.693 और इक्वेशन के दूसरी साइड पे हमारे पास जो है k जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, या सिंपल आप k1 प्लस k2 भी कर सकते हैं, जो कि कॉन्स्टेंट्स हैं तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से हमें क्या पता चला है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी A वो कैंसिल आउट हो रही है, मीन कि हमारे पास जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस की वो इंडिपेंडेंट है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन के, और जो है वो जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। It is clear that the half-life of a reactant in first order type parallel reaction is inversely proportional to the rate constant and independent of the initial concentration of reactant। कि हम reactant की concentration change भी कर दें तो हमारे पास जो है half life के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेन इक्वेशन है हमारे पास 5.99, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा कि लॉग नेचुरल a वाली टर्म माइनस में आ जाएगी और लॉग नेचुरल a माइनस एक्स वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यही करें, मीन इस इक्वेशन को इन्वर्ट करेंगे तो दूसरी साइड पे माइनस का साइन आ जाएगा और लॉग नेचुरल को ख़त्म करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a is equal to exponential minus k1 plus k2 multiply by t। इधर से a जो है इक्वेशन में डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स, और आपको पता है कि a माइनस एक्स जो है अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है किसी भी टाइम के ऊपर, ठीक है, जिसको हम कंसंट्रेशन ऑफ t a एट एनी टाइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी k1 plus k2 multiplied by t। At represent the available concentration of A at any time. The above equation indicate that the available concentration of A decreases exponentially with the time। कि इलेक्ट्रॉन की concentration टाइम गुजरने के साथ साथ डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि ये टाइम के साथ माइनस वाली टर्म आ रही है और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है हमारे पास। ये कोई स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं है कि स्ट्रेट जितना हमारे पास टाइम इंक्रीज हो रहा है उतना हमारे पास पर इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो रहा है, बल्कि ये एक्सपोनेंशियली हमारे पास डिक्रीज हो रही है। इसी तरह हम कंसंट्रेशन ऑफ बी निकाल सकते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ सी निकाल सकते हैं। क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड बाय कंसीडरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी डिपेंड कर रही है कि जितनी हमारे पास अवेलेबल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो वो क्या था कि वो a माइनस एक्स है किसी भी टाइम के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब रेट कांस्टेंट इसके लिए क्या था k1 और ये बन जाएगा a माइनस एक्स। अब हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन में a माइनस एक्स जो है उसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली है 5.100 इक्वेशन के अंदर, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस k1 प्लस k2 मल्टीप्लाई बाय t। तो हम क्या कर सकते हैं, a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू k1 multiply by a into exponential minus k1 plus k2 multiply by t।
अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स की को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, तो k1 तो और a तो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसकी इंटीग्रेशन होगी। और उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है कि जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म की इंटीग्रेशन करते हैं तो एक दफ़ा हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज़ आ जाती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे पास क्या थी, एक्सपोनेंशियल माइनस k1 प्लस k2 मल्टीप्लाई बाई टी, और इसको डिवाइड कर देते हैं जो इसकी पावर है उसके साथ, जस्ट जिस जिस वेरिएबल्स के साथ इसकी इंटीग्रेशन होती है उसको नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसकी पावर में क्या है, माइनस k1 प्लस k2। अब टाइम के साथ इंटीग्रेशन हो रही है तो टाइम नहीं आएगा, बाकी वाली टर्म जो है वो इसी तरह आ जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल टर्म की हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रही है वो कैसे आ रही है कि एक दफ़ा हम एक्सपोनेंशियल टर्म को एज इट इज लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हमारे पास जो डिनोमिनेटर में क्या है, जो सारी पावर है वो आ जाएगी, लेकिन जो वेरिएबल्स है वो नहीं आएगा इसके साथ, ठीक। तो इस इक्वेशन को हम अरेंज कर सकते हैं कि ये जो माइनस है डिनोमिनेटर में ये इस साइड पे आ जाएगा, माइनस k1 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 एक्सपोनेंशियल माइनस k1 प्लस k2 मल्टीप्लाई बाय t, और ये एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक। अब हम वही वैल्यू पुट करने हैं, एक्चुअली हम c की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, जब टाइम ज़ीरो है तो हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन भी ज़ीरो हो जाती है, यानी b की वैल्यू क्या है हमारे पास ज़ीरो आ रही है, तो इस साइड पे ज़ीरो आ गया। और जब टाइम ज़ीरो होगा तो ये सारा फैक्टर एक्सपोनेंशियल वाला सारा फैक्टर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट इज इक्वल टू k1 इंटू ए डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। अब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, जैसे हमारे पास c की वैल्यू आ रही होती है, हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कांस्टेंट की। तो अब जब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो दो टर्म कॉमन है उनको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये कॉमन टर्म हमारे पास क्या है, k1 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। इस साइड पे क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल टर्म, ये माइनस के साथ है और यहाँ पे क्या आना है, प्लस के साथ 1 आना है, तो इसलिए इसको 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस k1 प्लस k2 मल्टीप्लाई बाय t आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, b की कंसंट्रेशन आ जाती है किसी भी टाइम के ऊपर। तो अब ये देखें, ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है कि टाइम जो है डिनोमिनेटर में है लेकिन ये माइनस साइन के साथ है, तो इसका मतलब है कि अगर ये हम इसको न्यूमरेटर में भी लेके जाएं तो टाइम क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा, और ये वाला माइनस जो इक्वेशन में माइनस है, तो मीन ओवरऑल टाइम का इफेक्ट जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा कि टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ हमारे पास क्या है, बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट है तो टाइम गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो रही होती है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट the concentration of B increases exponentially with the time, के exponentially टाइम के साथ साथ ये है इसकी concentration increase हो रही होती है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, C की concentration मालूम कर सकते हैं कि C की concentration किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है कितनी हमारे पास अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ठीक है। जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी सी एट एनी स्पेसिफिक टाइम ओवर डी टी इज इक्वल टू k2 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम। अब k2 इसलिए कर रहे हैं कि इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, k2 थी। अब ए की कंसंट्रेशन किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हमारे पास क्या थी, कि आप इक्वेशन देखें 5.100, जो a माइनस एक्स लिखा था या a की कंसंट्रेशन लिखी थी वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वो वैल्यू हमारे पास थी a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस k1 प्लस k2 मल्टीप्लाई बाय t। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है और इंटीग्रेशन है, डी टी इस साइड पे आ जाएगा, और k2 और a तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म की
इंटीग्रेशन होगी। जैसे आपको पहले बताया कि जब भी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म की इंटीग्रेशन होगी तो एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज आएगी और उसकी पावर जो है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगी। जस्ट जिस वेरिएबल्स के साथ इंटीग्रेशन हो रही है वो वेरिएबल नहीं आएगा और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास इक्वेशन कि कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी स्पेसिफिक टाइम इज इक्वल टू K2A into exponential minus k1 plus k2 multiply by t divided by minus k1 plus k2 और एक कांस्टेंट। ठीक, अब ये डिनोमिनेटर में जो माइनस वाली वैल्यूज हैं ये सारी इस साइड पे आ जाएंगी क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं। तो ये क्या बन जाएगा माइनस K2A डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 एक्सपोनेंशियल टर्म और कांस्टेंट। हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम ये कह रहे हैं कि जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास क्या है C, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है जीरो है। अब जब टाइम जीरो पुट करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ सी जीरो पुट करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू बन जाएगी K2A डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। बी के लिए, बी की कंसंट्रेशन के लिए यहाँ K1 आ रहा है और सी की कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे K2 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इस सी या कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5.102 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी कि C इज इक्वल टू माइनस K2A डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 और एक्सपोनेंशियल टर्म और दूसरी साइड पे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू पुट की। तो यहाँ पे दोनों जो है टर्म कॉमन है तो एक साइड पे आ जाएगा +1 और दूसरी साइड पे माइनस के साथ जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये आ गई। ठीक है, हमने 1 को पहले लिख लिया और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को माइनस में लिख लिया। ठीक है, और कॉमन हमारे पास क्या है K2A मल्टी डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो यहाँ से इस इक्वेशन ये माइनस के साथ है, हम इसको क्या कर सकते हैं डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास C की कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाएगी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास K2 मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर एक्सपोनेंशियल K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय T। अब ये इसको डिनोमिनेटर में रखें या ये माइनस के साथ है, दोनों इक्वेशन में से किसी को भी आप देख सकते हैं कि टाइम जो है माइनस के साथ है लेकिन इक्वेशन में भी माइनस है तो माइनस माइनस इसका इफेक्ट क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से क्या हम क्या कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ऑफ सी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप ये ग्राफ भी देख सकते हैं कि टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाए तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली और सी की कंसंट्रेशन भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। It is clear from the above equation that the concentration of C increases exponentially with the time. इसी तरह हम ये देखते हैं कि रिएक्शन के अंदर यील्ड किसकी है कि मीन बी की वैल्यू ज़्यादा होगी या सी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यील्ड निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि यील्ड ऑफ बी इज इक्वल टू K1 प्लस K1 प्लस K2। मीन अगर हम रेट कांस्टेंट 1 के लिहाज से जो उसकी प्रोडक्ट है वो निकालना चाह रहे हैं तो वो K1 डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसकी परसेंट यील्ड निकालनी है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह हमने अगर C की कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या था, C K2 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K2 डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है कि टोटल यील्ड हमारे पास हमेशा क्या होती है, सम ऑफ जो यील्ड ऑफ टू प्रोडक्ट्स है। तो ये हम क्या करेंगे, इनकी दोनों की यील्ड को प्लस कर देंगे तो आंसर हमारे पास हमेशा 1 ही आता है। यानी कांस्टेंट इनकी रेशियो जो है, अगर हम K1 और K2 की रेशियो जो है निकालें तो वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट आएगी। क्यों कि एक अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो उन्होंने आपको ग्राफ दिया है कि जब हमारे पास K2 इज ग्रेटर देन K1, मतलब कि हमारे पास C की जो है वो C प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बन रही है एज कम्पेयर टू B के। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा कि ये ग्राफ में भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे C की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है।
ये तो था पैरेलल रिएक्शंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलर है जैसे आपने सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किए हैं, जस्ट यहाँ पे दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए थे K1 और K2, और उसी के लिहाज से हमने उनकी काइनेटिक्स निकाली और उनकी यील्ड निकाली है।